हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और हमारा चैप्टर चल रहा था हिस्ट्रियोग्राफी यानी इतिहास लेखन। और लास्ट लेक्चर में हम करके आए थे हमारा सांप्रदायिक इतिहास लेखन और कैम्ब्रिज स्कूल इतिहास लेखन। आज का हमारा टॉपिक होगा लिबरल हिस्ट्रियोग्राफी और नॉन लिबरल अप्रोच लगा लो, और यही चीज़ एक ही है, उदारवादी और नव उदारवादी उपागम। हम आज ये करेंगे। तो देखो, जो नियो लिबरल अप्रोच है ये आपके कैम्ब्रिज की तरह ही है। मोस्टली सब इसको मानते हैं कि कैम्ब्रिज इतिहास लेखन की तरह ही है। तो इसलिए हम थोड़ा फोकस किस पे करते हैं, उदारवादी इतिहास लेखन यानी कि जो आपका लिबरल हिस्टोग्राफी है उस पे देखते हैं। देखो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कोई भी जिला है, वहाँ पे कोई डीसी आया है नया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उसने कहा कि अब जिले में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होगा, सबको बराबर अवसर मिलेगा, नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे। तो सभी लोग खुश हो गए। तो एक नागरिक ने पूछा, सर आपने ऐसा क्यों किया? तो डीसी ने क्या कहा, क्योंकि किसी भी समाज की तरक्की तभी होती है जब लोगों को स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी और कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ मिले। यही सोच किसको जन्म देती है? उदारवाद को जन्म देती है, लिबरलिज्म को जन्म देती है। देखो, लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद है क्या? क्या विचारधारा है ये एक ऐसी विचारधारा है जो हमें क्या कहती है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसको उसकी फ्रीडम मिलनी चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग उसको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, और समाज धीरे धीरे सुधारों के माध्यम से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ था जब 1980 का टाइम पीरियड था। कुछ जो हमारे पश्चिमी इतिहासकार थे उन्होंने अपने तर्क दिए कि ब्रिटिश शासन का मूल्यांकन केवल शोषण के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इन इतिहासकारों का मानना था कि औपनिवेशिक शासन जो ब्रिटिशर्स का था, इनके द्वारा लिखा गया था, में कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। पॉजिटिव क्या प्रभाव पड़े हैं? जैसे भाई मॉडर्न एजुकेशन, रेलवे आया, डाक और तार व्यवस्था हुई, न्यायपालिका हमारा जुडिशरी सिस्टम आया, आधुनिक प्रशासन आया, वैश्विक व्यापार से जुड़ाव हुआ। तो जो उदारवादी इतिहास लेखन है ये क्या है? उदारवादी इतिहास लेखन वह दृष्टिकोण है जो मानता है कि भारत का विकास संवैधानिक सुधारों, शिक्षा, सामाजिक सुधार, कानून, आधुनिक संस्थाओं और शांतिपूर्ण राजनीति परिवर्तन के माध्यम से हुआ। जो यह इतिहास लेखन है हमारा कौन सा, न तो पूरी तरह अंग्रेजों का समर्थन करता है और न ही पूरी तरह उनका विरोधी है। इनका विश्वास क्या है? धीरे धीरे होने वाले सुधार यानी कि ग्रेजुअल रिफॉर्म, यानी कि समाज को धीरे धीरे सुधारों के माध्यम से आगे बढ़ाना ही समाज और राष्ट्र के विकास का सर्वोत्तम मार्ग है। देखो, एक स्टोरी सुनो। दो स्टेट हैं, उस दो स्टेट के दो राजा हैं। पहला राजा कहता है कि मेरी बात ही कानून है, किसी को बोलने की अनुमति नहीं थी। और वहीं जो दूसरा राजा है वो कहता है सबकी राय सुनेंगे, कानून सबके लिए समान होगा, जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। अब बताओ किस राज्य के लोग ज़्यादा खुश होंगे? ऑब्वियस बात है दूसरे राज्य के। यही क्या है? यही तो उदारवाद का आधार है, यही है जहाँ पे आपको फ्रीडम मिले। अब इसको है ना हम हिस्ट्री से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उदारवादी इतिहासकार क्या मानते हैं कि इतिहास केवल युद्धों की कहानी नहीं है भाई, बल्कि इतिहास हमें ये भी बताता है लोकतंत्र कैसे विकसित हुआ, लोगों को अधिकार कैसे मिले, शिक्षा कैसे फैली, संविधान कैसे बना, समाज में सुधार कैसे हुआ। तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, जो उदारवादी इतिहास लेखन है ये वो दृष्टिकोण है, ये वो अप्रोच है या ये वो उपागम है जिसमें इतिहास की व्याख्या स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संवैधानिक विकास, कानून के शासन और सामाजिक सुधारों के आधार पर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए देश में नया संविधान बना है, मार्क्सवादी इतिहासकार उसमें क्या पूछेगा आपसे कि इसमें मजदूरों को फ़ायदा क्या हुआ है भाई, और सबल्टन या उपाल्टन क्या पूछेगा आपसे, आम जनता की क्या भूमिका रही। उदारवादी इतिहासकार क्या पूछेगा कि लोगों को कौन कौन से अधिकार मिले हैं, लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ है, कानून कितना निष्पक्ष था।
तो जो हमारे उदारवादी इतिहासकार है वो किन बातों पे ध्यान देते हैं? लोकतंत्र पर, संविधान पर, नागरिक अधिकार पर, शिक्षा पर, सामाजिक सुधार पर, कानून के शासन पर। उदारवादी किस किस पर ध्यान देते हैं? ये लोग लोकतंत्र पर यानी कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उस पर ध्यान देते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की बात करते हैं, ये हमारे नागरिक अधिकार की बात करते हैं, ह्यूमन राइट की बात करते हैं, ये एजुकेशन की बात करते हैं यानी कि शिक्षा की बात करते हैं, ये आपके सामाजिक सुधार यानी कि सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और कानून का शासन, रूल विद लॉ। इसकी ये लोग बात करते हैं। तो ठीक है, उदारवादी इतिहास लेखन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति भी तो होती है 19वीं शताब्दी का जब उत्तरार्ध था तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के बाद भारतीय जो मिडिल क्लास आदमी था उसके विकास के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक जो मॉडरेट नेताओं के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुआ था। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं हैं संवैधानिक सुधारों को मजबूत बनाना यानी कि क्रांति या हिंसा की बजाय कानून और संविधान के माध्यम से परिवर्तन होना, आधुनिक शिक्षा का समर्थन करना, राष्ट्रीय विकास का आधार माना है इस चीज़ को, सामाजिक सुधारों पर बल देना जैसे स्त्री प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, जातीय कुरीतियों का विरोध, लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात करना, व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, कानून के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ पर जोर देना, कार्मिक परिवर्तन, ग्रेजुअल चेंज पर काम करना, एकदम परिवर्तन नहीं बल्कि धीरे धीरे सुधार करना। जैसे इसमें आपके इतिहासकार और विचारक जैसे आपके कौन थे? लॉर्ड एक्टन थे, एक लॉर्ड एक्टन थे, केन थे, हॉपकिंस थे, पैट्रिक ओबेरन थे, डेविस और हटन बैंक थे, हर्बर्ट बटरफील्ड थे, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले थे। ठीक है, अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें, भारत के कौन कौन से थे? भारत के थे जैसे आपके दादा भाई नारोजी थे, और जैसे आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, और फॉरेन कौन कौन से हो गए? जैसे केन हो गए, हॉपकिंस हो गए, पैट्रिक ओबेरन हो गए, डेविस और हंडरबैक हो गए, और जैसे आपके लॉर्ड एक्शन हो गए, एक्टन, लॉर्ड एक्टन थे भाई, ये एक्शन कह दिया मैंने, थॉमस बेबिंगटन मैकुले थे, और जैसे आपके हर्बर्ट बटरफील्ड थे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, जो ये भारतीय नेता थे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये भारतीय नेता मुख्य रूप से आपके उदारवादी राजनीति विचारधारा से जुड़े थे। क्वेश्चन आ जाए, उदारवादी राजनीति विचारधारा से जुड़े हुए नेता कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हें इतिहास लेखन के स्कूल के इतिहास के रूप में कभी भी नहीं पढ़ाया जाता और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ठीक है, तो उदारवादी इतिहास लेखन में हमें क्या क्या देखा? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया, लोकतंत्र और संविधान का समर्थन किया, शांतिपूर्ण सुधारों में विश्वास लेके आए, मानवाधिकार और समान अवसर को महत्व दिया, इतिहास को प्रगति की यात्रा के रूप में देखना। इसके जैसे मुख्य विचार क्या क्या थे? साम्राज्यवाद केवल शोषण नहीं था, इनका कहना था कि ब्रिटेन को भी उपनिवेशों को बनाए रखने में बहुत खर्चा करना पड़ता था। आधुनिक संस्थाओं का विकास किया, जैसे रेलवे, बंदरगाह, यूनिवर्सिटीज़, आधुनिक कानून प्रशासन का विकास किया, निवेश और व्यापार। इनका क्या तर्क था कि जो रेलवे, सिंचाई उद्योग और व्यापारिक संरचना के कारण भारत विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ा, ब्रिटेन को भी लाभ हमेशा अधिक नहीं मिला। कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि उपनिवेशों में किया गया निवेश कई बार ब्रिटेन के घरेलू उद्योगों के लिए भी चुनौती बन गया था। इसकी भी आलोचना हुई। आलोचना कैसे हुई? आर्थिक असमानता पर कम ध्यान दिया गया भाई, वर्ग संघर्ष की भूमिका को कम महत्व दिया गया, कई बार उपनिवेशवाद के प्रभावों को पर्याप्त आलोचना नहीं करता था, यह मान लेता था कि समाज लगातार प्रगति की ओर बढ़ता है।
जबकि वास्तविक इतिहास अधिक जटिल हो सकता है। इससे उपनिवेश शोषण को कम करके दिखाया, भारतीय जनता की पीड़ा की उपेक्षा की, ड्रेन ऑफ वेल्थ की अनदेखी की, यानी कि आर्थिक निकासी की, आर्थिक असमानता पर कम ध्यान दिया। राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इसे पक्षपातपूर्ण माना। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, जो ये उदारवादी इतिहास लेखन है, ये वो दृष्टिकोण है जिसमें इतिहास को स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संवैधानिक विकास, कानून के शासन और सामाजिक सुधारों के संदर्भ में जुड़ाया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो आपका लिबरल आ गया, लिबरल, देखो बड़ा कैपिटल लिखते हैं इसको, लिबरल, 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 हम इसको क्या कह सकते हैं, लिब, यानी कि लिबर्टी, स्वतंत्रता, प्लस लॉ, प्लस डेमोक्रेसी, प्लस राइट, यानी आपकी स्वतंत्रता, कानून, लोकतंत्र, अधिकार, यही क्या होती है, यही होती है आपके उदारवादी इतिहास लेखन की विचारधारा। ठीक है, जैसे देखो भाई, उपनिवेशवाद क्या था, अंग्रेजों की दृष्टि से था, राष्ट्रवादी राष्ट्र का गौरव था, मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष और अर्थव्यवस्था पे ध्यान दे रहा था, उपाल्टन आम जनता और वंचित वर्ग पर ध्यान दे रहा था, कैम्ब्रिज ने स्थानीय राजनीति और सत्ता पर ध्यान दिया, सांप्रदायिक ने धर्म के आधार पर व्याख्या की और उदारवादी ने स्वतंत्रता, लोकतंत्र और अधिकार के रूप में बात की। तो देखिए यहाँ पे इसके इतिहासकार जिन्होंने कुछ बुक्स लिखी, जैसे उसमें पहले नाम आता है आपके ताराचंद जी का, इनके बुक का नाम क्या था, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसकी बुक है, ताराचंद की बुक है। ताराचंद ने क्या कहा कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम, ताराचंद, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट के टाइम अंग्रेजों को रात में तारे दिखा दिए। ठीक है, किसने, ताराचंद। ताराचंद की बुक का नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। योगदान क्या था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संवैधानिक विकास और राष्ट्रीय एकता के रूप में समझाया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। वैसे ही आपके पर्सिवल स्पीयर की बुक थी अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पर्सिवल स्पीयर की बुक है। इन्होंने भारतीय इतिहास का संतुलित अध्ययन किया और अंग्रेजी शासन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पक्षों का उल्लेख किया। किन्होंने किया, पर्सिवल स्पीयर ने किया अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। वैसे ही बिपिन चंद्र, भाई जो बिपिन चंद्र है ना, वैसे तो इनका ना मार्क्सवादी उसमें जोड़ा जाता है, मार्क्सवादी में, और लेकिन इन्होंने लिबर्टी के लिए भी, उदारवादी मूल्यों और लोकतंत्र राष्ट्रवाद पर भी काफ़ी चर्चा की है। ठीक है, फिर हमारा देखो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, उदारवादी इतिहास लेखन हमें क्या समझाता है, ये समझाता है कि किसी भी देश की जो असली पावर है, जो असली ताकत है, वो उसके शासकों में नहीं है, बल्कि उसके नागरिकों की स्वतंत्रता में है, उसके लोकतंत्र में है, उसके कानून के शासन और अधिकारों में है। ठीक है, इतिहास सिर्फ युद्ध में नहीं है, शासकों के चारों तरफ इर्द गिर्द नहीं है, बल्कि किस में है, समाज सुधार और लोकतांत्रिक विकास में है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नारीवादी इतिहास लेखन, यानी कि फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। देखो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी को समझो थोड़ा। मान लो कहीं पे भी कोई भी, मैं फिर आपको स्टेट राज्य मंत्री इनसे ही जोड़ के बताऊंगी, या स्कूल ले लो, चलो स्कूल लेते हैं। स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ, अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर छपी, भाई प्रिंसिपल ने कार्यक्रम आयोजित किया, मुख्य अतिथि आए, लड़कों ने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन बताओ, क्या उस कार्यक्रम में लड़कियां नहीं थी? क्या लड़कियों ने नृत्य नहीं किया था? क्या महिला शिक्षिकाओं ने मेहनत नहीं की थी? क्या छात्राओं ने पुरस्कार नहीं जीते?
उनका नाम क्यों नहीं आया? तो एक छात्रा ने कहा अगर हमने भी मेहनत की है तो इतिहास में हमारा नाम क्यों नहीं है? यहीं से शुरुआत किसकी होती है? आपके फेमिनिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी की शुरुआत होती है, यानी कि नारीवाद इतिहास लेखन की शुरुआत होती है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? बहुत लंबे समय तक है ना हिस्ट्री की बुक्स में लिखा गया, राजा था, युद्ध हुआ, सेनापति थे, पुरुष नेता थे, लेकिन महिलाओं का योगदान बहुत कम लिखा गया। इतिहासकारों ने पूछा क्या इतिहास केवल पुरुषों ने बनाया था? उत्तर था नहीं, महिलाओं ने भी समाज बनाया, शिक्षा दी, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए, विज्ञान, साहित्य और राजनीति में योगदान दिया, फिर भी उन्हें इतिहास में कम स्थान मिला। ऐसा क्यों? तो देखो, स्टोरी देखते हैं, अपने घर से ही लगा के चलो। घर से ही एक परिवार है भाई, नया नया घर बनाया, लोगों ने कहा पिताजी ने घर बनाया है, लेकिन माँ ने पैसे बचाए, बेटी ने पढ़ाई के साथ घर संभाला, दादी ने परिवार को संभाला। अगर केवल पिता का नाम लिखा जाए तो क्या यह पूरा सच होगा या नहीं? नारीवाद इतिहासकार इसको कहते हैं। इतिहास तभी पूरा होगा जब महिलाओं की कहानी भी उनमें शामिल होगी। ठीक है, तो नारीवादी इतिहास लेखन क्या है? ये वो अप्रोच है जिसमें इतिहास को महिलाओं के अनुभवों, संघर्ष, अधिकारों और योगदान के आधार पर समझा और लिखा जाता है। ठीक है, जो इतिहास को महिलाओं के दृष्टिकोण को देखने और लिखने का प्रयास करता है। अगर इतिहास की किताबों में लिखा हो 1857 की क्रांति में वीर सैनिकों ने अंग्रेजों से युद्ध किया, तो एक फेमिनिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी क्या पूछेगा या फेमिनिस्ट इतिहासकार क्या पूछेगा? क्यों रानी लक्ष्मीबाई ने क्या भूमिका नहीं निभाई थी? बेगम हसरत महल का योगदान नहीं था क्या? सामान्य महिलाओं ने कुछ नहीं किया क्या? महिलाओं ने क्रांति में कैसे सहायता की? यानी कि उसका ध्यान महिलाओं के योगदान पर होता है। तो आपसे नारीवादी इतिहासकार क्या किन क्वेश्चन पे ध्यान देने के लिए कहता है कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी? उन्हें शिक्षा का अधिकार था या नहीं था? संपत्ति में उनका अधिकार था या नहीं था? समाज में उनकी भूमिका क्या थी? इतिहास में उनका योगदान क्यों छूट गया? ठीक है, समझ में आ गया कि नारीवादी इतिहासकार क्या थे, क्या हिस्ट्रियोग्राफी रही है। इसका उद्देश्य इतिहास में महिलाओं की भूमिका, उनके संघर्ष, अधिकार, योगदान और सामाजिक स्थिति को सामने लाना है। ठीक है, नारीवादी इतिहास लेखन वह इतिहास लेखन है जो महिलाओं को इतिहास का सक्रिय निर्माता मानता है, केवल दर्शक नहीं। जैसे 1970 के दशक में महिला आंदोलन के प्रभाव से इतिहास लेखन में नारीवादी दृष्टिकोण विकसित हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? इतिहास में महिलाओं की वास्तविक भूमिका, योगदान, संघर्ष, अनुभवों को सामने लाना। नारीवादी इतिहासकारों का तर्क क्या था? परंपरागत इतिहास जो हमारी हिस्ट्री चली आ रही थी वो कैसी थी? मैन सेंटर्ड थी, पुरुष केंद्रित थी, महिलाओं की भूमिका को नज़रअंदाज किया गया, इग्नोर किया गया। इसलिए इतिहास को पुनः लिखने की आवश्यकता है। नारीवादी इतिहास किन विषयों पर ध्यान देता है? महिलाओं की सोशल लाइफ कैसी है, उनकी एजुकेशन कैसी है, संपत्ति का अधिकार, विवाह व्यवस्था, दहेज, घरेलू हिंसा, श्रम, राजनीतिक भागीदारी क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या है, और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? 1970 के महिला आंदोलन के बाद स्टार्ट हुई थी। जैसे इसमें नारीवादी इतिहासकार में अगर हम हमारे प्रसिद्ध विद्वानों का बात करें तो पहले आता है B.R. नंदा। इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा एंड मॉडर्निटी, घूंघट और मॉडर्निटी से। इसमें महिलाओं की सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन है। B.R. नंदा की बुक कौन सी है? इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी। पंडित रमाबाई द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में छपी थी बुक कौन सी? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, यानी कि उच्च जाति की महिलाओं की दयनीय स्थिति का इन्होंने वर्णन किया था। कैथरीन मेयो, जैसे कैथरीन मेयो ने एक बुक लिखी थी मदर इंडिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती हैं ये दोनों बुक। तो कैथरीन मेयो की बुक कौन सी थी? मदर इंडिया, जो 1927 में आपकी प्रकाशित हुई थी। इसमें भारतीय समाज में महिलाओं की समस्याओं का उल्लेख है। हालांकि इस पुस्तक को पक्षपातपूर्ण होने के कारण काफ़ी इसकी क्रिटिसाइज भी किया गया था। जैसे आपके B.C. लॉ थे, B.C. लॉ ने बुक लिखी वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी कि बुद्धिस्ट के लिटरेचर है उनमें वुमेन क्या थी, क्या लिखा गया है। IBN हॉर्नर ने क्या बोला है कि वुमेन अंडर प्रिमिटिव बुद्धिज़्म। AS
एल्टेकर ने क्या लिखा है, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन। रोमिला थापर की बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने कहा कि प्राचीन भारत यानी कि एशियन टाइम में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन और सामाजिक संरचना का विश्लेषण। वैसे ही आपकी उमा चक्रवर्ती प्राचीन भारत में महिलाओं और सामाजिक संरचना पर महत्वपूर्ण शोध किए हैं। इन्होंने, इनकी बुक का नाम क्या था, जेंडरिंग कास्ट, और जाति और महिलाओं के संबंध का अध्ययन किया। पितृसत्ता की जो पैट्रियार्की होती है उसकी व्याख्या की। वैसे ही आपकी कौन थी, कुमकुम रॉय प्राचीन भारतीय समाज और महिलाओं के इतिहास पर महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया था। वैसे ही आपकी कौन थी, तनिका सरकार थी। तनिका सरकार ने महिला आंदोलन और राष्ट्रवाद और लैंगिक अध्ययन किया। जेराल्डिन फोर्ब्स, जो जेराल्डिन फोर्ब्स थे, इनकी बुक थी वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। इन्होंने क्या योगदान दिया, आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन। वैसे ही एक आपके थे जो क्या थे, इनका आगे का नाम क्या था, जॉर्डा लर्नर। जो जॉर्डा लर्नर थे, इन्होंने कहा कि इन्होंने वुमेन्स हिस्ट्री पे काम किया। इन्हें आधुनिक महिला इतिहासकार की प्रमुख इतिहासकारों में माना जाता है। किनको, जॉर्डा लर्नर को। वैसे ही आपके एक थे जॉन वॉल्च स्कॉट। इन्होंने जेंडर को विश्लेषित किया था, यानी कि अच्छे से विश्लेषण किया, एलाबोरेट बनाया। ठीक है, जैसे अगर हमें हमारे भारत में देखना है, जब हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं तो सिर्फ हम देखते हैं कि गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ही नहीं, बल्कि रानी लक्ष्मीबाई होगी, आपकी बेगम हजरत महल हो गई, सरोजनी नायडू हो गई, अरुणा असफ अली हो गई, ठीक है, कस्तूरबा गांधी हो गई, दुर्गा भाभी होगी। ये करैक्टर भी तो हम पढ़ते हैं। इन सभी महिलाओं के योगदान को भी समझना चाहिए। तो हम कुल मिला के क्या कह सकते हैं, नारीवादी इतिहास लेखन की विशेषता क्या रही है, महिलाओं के इतिहास पर जोर देना, लैंगिक समानता पर बात करना, महिलाओं के अधिकारों का अध्ययन करना, समाज में महिलाओं की वास्तविक भूमिका को निभाना, इतिहास को नए दृष्टिकोण को देखना। और इसका भी क्रिटिसाइज़ हुआ है। कैसे क्रिटिसाइज़ हुआ है, कुछ आलोचकों का मानना है कि कभी कभी यह दृष्टिकोण केवल जेंडर पक्ष पर अधिक ध्यान देता है। कई बार आर्थिक और राजनीतिक कारणों को कम महत्व मिल सकता है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि महिलाओं के योगदान को शामिल करने से इतिहास अधिक संतुलित और पूर्ण बनता है। तो हम कुल मिला के क्या कह सकते हैं, नारीवादी इतिहास लेखन क्या इतिहास लेखन है जिसमें महिलाओं के अनुभवों, संघर्षों, अधिकारों और योगदान को इतिहास की व्याख्या का महत्वपूर्ण आधार बनाया जा सके। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरी नहीं, हर स्टोरी, इतिहास आधा नहीं पूरा पढ़ो। तो समझ में आ गया। तो देखो, और हमारा दूसरा टॉपिक क्या था, एक आपका था ना नव उदारवाद कुछ नहीं है। नव उदारवाद आप सिर्फ ये कह सकते हो कि कैम्ब्रिज हमने पढ़ा था ना, कैम्ब्रिज स्कूल, सेम वैसे ही इसकी भी स्टेटमेंट आती हैं कि कैम्ब्रिज स्कूल की तरह ही लोगों, हमारे जो इतिहासकार थे उन्होंने नव उदारवादी के लिए ना, आप ये लगा के चलो कैम्ब्रिज स्कूल और नव उदारवादी में एक ही डिफरेंस है। कैम्ब्रिज स्कूल स्थानीय राजनीति पे बात करता है। चलो मैं आपको करवा देती हूँ नव उदारवादी भी, इसमें क्या है, करना है तो करना है, पता होना चाहिए, क्या पता नेक्स्ट टाइम यही उठ के आ जाए। तो देखो, अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं नियो लिबरल हिस्ट्रियोग्राफी।
या इसको हम कह सकते हैं नव उदारवादी इतिहास लेखन। इसी को हम कह सकते हैं नियो कैम्ब्रिज हिस्ट्रियोग्राफी। देखो ध्यान दो, जो सारी यूनिवर्सिटीज़ है ना हमारी, वो नव उदारवादी इतिहास लेखन को अलग अप्रोच के रूप में स्वीकार नहीं करते। जो हमारे मोस्टली इतिहासकार हैं वो इसे कैम्ब्रिज स्कूल के विकसित रूप में, या ये आप ये कह सकते हो न्यू कैम्ब्रिज अप्रोच या रेविन्यूस्ट अप्रोच के रूप में भी देखते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। जैसे देखो, जो हमारा नव उदारवादी इतिहास लेखन है, ये इतिहास के मल्टी डायमेंशनल की व्याख्या करता है। ये क्या करता है? ये मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी इतिहास की व्याख्या करता है। बहुआयामी विकास जैसे देखो, व्यक्ति, स्थानीय राजनीति, और आपकी संस्थाएं होगी, प्रशासन, बाजार, आर्थिक नीतियां और उसके वैश्विक प्रभाव। इन सब को क्या देता है? इन सब को ही महत्व देता है नव उदारवादी इतिहास लेखन में। समझ में आ गया? यानी कि इतिहास को केवल राष्ट्रवाद, वर्ग संघर्ष या उपनिवेशिक शोषण से नहीं समझा जा सकता। इसने स्पष्ट ये बात की है। और इसका टाइम पीरियड आपका 1970 से 1990 के बीच के इतिहासकारों ने इस पे जोर दिया। और राष्ट्रवादी इतिहास अधूरा है, इन्होंने कहा कि मार्क्सवादी इतिहास आर्थिक कारणों पर अधिक निर्भर है। सबल्टन इतिहास केवल हाशिए के वर्गों पर केंद्रित है, यानी कि एलाइट उस पर। लेकिन इतिहास के बहुकारक यानी कि जो मल्टी कैजुअल है अप्रोचेज है, उसको समझने का प्रयास किन्होंने किया? आपके नव उदारवादियों ने किया। जैसे इन्होंने राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, समाज, प्रशासन, वैश्विक प्रभाव, इन सब पर जोर दिया। मार्केट पर जोर दिया। स्थानीय और क्षेत्रीय अध्ययन किए। संस्थाओं का अध्ययन किया, जैसे न्यायपालिका, नौकरशाही, आपकी शिक्षा, प्रशासन, वैश्वीकरण के प्रभाव पर दिया। जैसे इसमें आपके अगर इतिहासकारों की बात करें हम, इतिहासकारों में जैसे आपके सबसे पहले कौन आ जाते हैं? अनिल सील आगे। जैसे अनिल सील आपके कैम्ब्रिज स्कूल से भी जुड़े हुए हैं, आपको पता है ना, कल हमने किया था अनिल सील। ठीक है, स्थानीय राजनीति और अभिजात वर्ग पर बल दिया। कैम्ब्रिज स्कूल से जुड़े प्रमुख इतिहासकार थे। वैसे ही आपके सेकंड पे आ जाएंगे डेविड ब्रोशब्रुक। ब्रोशब्रुक नहीं थे, वॉशब्रुक थे। कौन थे? डेविड वॉशब्रुक। ठीक है, इन्होंने जैसे आपके साउथ इंडिया की हिस्ट्री पे जोर दिया। इनकी राजनीति यानी कि इनकी पॉलिटी पे और इनकी इकोनॉमी पे अध्ययन किया। जैसे आपके फिर तीसरे नंबर पे हम नाम ले सकते हैं क्रिस्टोफर बेकर का। क्रिस्टोफर बेकर ने आपकी जो क्षेत्रीय राजनीति है और सामाजिक संरचना पर काम किया। ठीक है, जैसे फिर आपके गॉर्डन जॉनसन थे भाई, गॉर्डन जॉनसन। इन्होंने भारतीय
राष्ट्रीय आंदोलन, एकता पे नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन पर काम किया। वैसे ही इनके प्रमुख विचार क्या थे? इतिहास अनेक कारणों से बनता है, राष्ट्रवाद की स्थानीय राजनीति भी महत्वपूर्ण है, आर्थिक सुधारों और संस्थाओं का प्रभाव समझना आवश्यक है, इतिहास केवल संघर्ष नहीं सहयोग और समझौतों का भी अध्ययन है। योगदान क्या दिया? इतिहास की नई व्याख्या दी, क्षेत्रीय इतिहास का विकास किया, प्रशासनिक इतिहास को महत्व दिया, वैश्विक संदर्भ भी दिए। तो आई गेस आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या है ये चीज़ भी। तो अब हम बात किस पे करेंगे? अब हमारा चैप्टर खत्म है भाई ये, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।